नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे आप सभी और बहुत अच्छे होंगे आप सभी और बहुत ही ज़्यादा आप सभी स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं यहाँ पर स्वागत कर रही हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएं जल्दी से, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो सेल टॉपिक है, आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। तो सेल के अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं, सेल किसमें लैंग्वेज बहुत अलग थी, मतलब समझ नहीं आया। इस तरीके से आप पूछ रहे हो खुशबू कि किसमें लैंग्वेज बहुत अलग थी। हाँ ठीक है, आ जाओ। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोगों का जो क्लास है वो बिल्कुल सही चल रहा है और आप लोगों का जो टॉपिक है आज उसको हम खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश में हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अपने टॉपिक को खत्म करेंगे और अपने टॉपिक को करना शुरू करते हैं। तो आप जानते हो कोशिकांग हमारा टॉपिक चल रहा है। सेल सेल के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिकांग, जिसमें से मैंने आपको बहुत से कोशिकांग करा दिए हैं। आप लोगों ने प्यारे साथियों कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको कर लिया था बहुत अच्छे से। मैम कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है जिसको हमने कर लिया था, आप लोग बताकर चलेंगे कि मैम हमने कर लिया था राइबोसोम, हमने कर लिया था माइटोकॉन्ड्रिया, हमने कर लिया था लाइसोसोम, हमने कर लिया था गोल्गी बॉडी को और हमने कर लिए थे वैक्यूल, है ना। और उससे पहले हमने सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन सबको कर लिया है। आज की क्लास हम शुरू करेंगे केंद्रक के साथ। आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे केंद्रक यानी न्यूक्लियस के साथ। तो भाई आइए बात करते हैं कोशिका के अंदर पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग जिसको कहते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है। ठीक है, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया योगेंद्र, बहुत बहुत। वैक्यूल को एक बार और बताओ बेटा। वैक्यूल जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें मैंने आपको कहा था कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वैक्यूल, जो कि पूरी पादप कोशिका का 90% भाग घेरे होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये बहुत छोटा होता है या ना के बराबर होता है। और ये जंतु कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह करता है। इसमें कोशिका के जो अतिरिक्त पदार्थ हैं वो संचित होते हैं और इसके अंदर एक लिक्विड जो भरा रहता है उसको सेल सैप कहते हैं। और जो कोशिक ये होता है वैक्यूल, इसकी जो भित्ति होती है उसको टीनोप्लास्ट कहते हैं। तो मैंने आपको ऐसे बहुत सारी चीजें पिछली क्लास में पढ़ाई थी वैक्यूल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्रक के बारे में। भाई केंद्रक की खोज से क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने करी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी भाई। तो आप लोग बताकर चलते हो कि जो केंद्रक है इसको किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने। उड़िए नी तेरे ब्राउन रंग पे मुंडे पट्टते नी सारे मेरे टाउन दे। तो भैया ब्राउन, ब्राउन है इनका सरनेम। आपने पढ़ा था कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। हुक 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 हुक, अरे बेबी हुक, ठीक है। तो हुक ने खोजा था सेल को, ब्राउन ने खोजा था केंद्रक को। तो आपको पूछा जाए कभी भी कि जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने क्या करा, तो कोशिका को खोजा, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने प्यारे साथियों क्या करा था, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। भाई कोशिका की खोज का ईयर भी पूछा जाता है और कोशिका में जो केंद्रक खोजा गया था इसकी खोज का भी ईयर आपको याद करना है। तो कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 में, ठीक है, 1665 में। और सबसे पहले कोशिका के अंदर जो केंद्रक है न्यूक्लियस है इसको खोजा था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। अब किसमें खोजा था ये भी पूछ लेता है, तो बताते हो ऑर्किड की कोशिकाओं में। ऑर्किड, ऑर्किड एक पादप होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। ऑर्किड की कोशिका में खोजा था, ठीक है, ऑर्किड की कोशिका में खोजा था। तो ये पूछ ले कि किसमें खोजा था, आप बताओगे ऑर्किड नाम का जो पादप है उसमें खोजा था, इन द सेल ऑफ ऑर्किड, ठीक है, इन द सेल ऑफ ऑर्किड। तो ऑर्किड की जो सेल है इसके अंदर खोजा था बेटा, ठीक है। ऑर्किड क्या होता है, एक पौधा है, इस पौधे की कोशिका के अंदर केंद्रक को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अब बात करते हैं कि मैम केंद्रक का क्या नाम होता है, केंद्रक को किस और नाम से भी जाना जाता है क्या, तो भाई हाँ जी, केंद्रक को कहते हैं कोशिका का मस्तिष्क। तो कभी भी पूछे कि कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं, तो ये आपकी कोशिका का मस्तिष्क है।
कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं भाई इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चे ये पूरी पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। ये जो पूरी कोशिका है ये कंट्रोल में किसके रहती है? आप कहते हो केंद्रक के। जैसे आपके घर में सब कंट्रोल में रखती हैं आपकी मम्मी, आपके पापा भी आपकी मम्मी के कंट्रोल में रहते हैं। बिल्कुल, मेरे पापा भी मेरी मम्मी के कंट्रोल में रहते हैं। तो प्यारे साथियों, आप याद रखना कि पूरी कोशिका के अंदर जो पूरी कोशिका का कंट्रोल होता है वो केंद्रक के पास होता है। तो केंद्रक को कहते हैं कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ सेल। कभी भी आ जाए क्वेश्चन कि ब्रेन ऑफ सेल किसको कहते हैं? कोशिका को, इसको कहते हैं केंद्रक को। क्योंकि जैसे कि आपकी पूरी बॉडी है, आपका पूरा शरीर कौन कंट्रोल कर रहा है? आप लोगों का प्यारे बच्चे क्या कर रहा है? आप बताएंगे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग बताकर चलेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर ये कोशिका जो है, उन कोशिका को जो कंट्रोल कर रहा है वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा है। जैसे हमारा ब्रेन खराब हो जाएगा तो हम भी खराब, हमारी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देगी। वैसे ही कोशिका का जो केंद्रक है ये जब काम करना बंद करे तो पूरी कोशिका खराब हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो भाई आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम इसका और क्या नाम हो सकता है। ठीक है भाई, मेरे कंट्रोल में कोई नहीं हो तुम सारे के सारे, है ना। या तो तुम उसके कंट्रोल में होगे जो तुम्हारी घरवाली आएगी, या तुम उसको कंट्रोल में करोगे जो तुम्हारा घर वाला आएगा। तो दोनों ही तरीके की बातें हैं। तो तुम समझ रहे हो। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि केंद्रक को ही कहा जाता है कोशिका का मास्टर। कई बार मास्टर, हमारे घर की मास्टर हमारी मम्मी है, तो वैसे ही कोशिका का मास्टर भी यही है, तो इसको कोशिका का मास्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका का मास्टर। तो भाई ये कोशिका का मास्टर है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोशिका का मास्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ सेल। ठीक है, मास्टर ऑफ सेल। सो न्यूक्लियस जो होता है इसी को कहते हैं मास्टर ऑफ सेल, बिकॉज ये पूरी जो सेल होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब बात करते हैं कि मैम केंद्रक में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जो एक सेल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जो एक कोशिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले तो कि केंद्रक में क्या क्या देखने को मिलता है। तो भाई आ जाओ, अब बात करेंगे हम लोग कि केंद्रक के अंदर, अगला पॉइंट लिखेंगे, केंद्रक में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। केंद्रक में डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, आप पहले इसको लिख लें फिर समझे। जो केंद्रक होता है इसके अंदर ही क्या पाए जाते हैं बच्चा? डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। चलो पाए गए तो बढ़िया है, लेकिन किस रूप में पाए गए? तो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए गए। दो चीज यहाँ याद करने वाली हैं, है ना। डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो चलो पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं फिर समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है डीएनए एंड आरएनए। क्या होता है डीएनए और आरएनए? तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी जब आप जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, आनुवांशिकी वाला। तो आज मैं इनकी फुल फॉर्म आपको बता दूंगी, लेकिन इनके बारे में डिटेल में हम आनुवांशिकी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सुनते चलो चीजों को और बहुत कुछ समझते भी चलो। डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में पाए जाते हैं ये भी पूछा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो भाई न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाए जाते हैं ये जो डीएनए और आरएनए केंद्रक में। जैसे समझो, जैसे भाई ये है कोशिका, ओहो भाई ये है कोशिका, इसको ही समझ लो तुम कोशिका। ये है तुम्हारी कोशिका भाई, क्या है प्यारे साथियों? ये तुम्हारी कोशिका है। अब इस कोशिका में ये है केंद्रक, ये रहा कोशिका के अंदर केंद्रक। क्या है बच्चा? ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है। अब इसी के अंदर तुम्हें मिलते हैं डीएनए और आरएनए।
इसी के अंदर तुम्हें मिलते हैं डीएनए और आरएनए। तो ये है डीएनए और ये है आरएनए। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि पूरी सेल के अंदर जो डीएनए और आरएनए है वो कहाँ होते हैं, तो आपने पढ़ा केंद्रक में, लेकिन कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी थे, मैंने आपको बताया। लेकिन आप बताएंगे कि मुख्य जो है मेन डीएनए और आरएनए वो कहाँ है, केंद्रक में ही है। तो केंद्रक के अंदर ही बैठे रहते हैं डीएनए और आरएनए आराम से, निफ्राम ऐसे, ठीक है। और किस रूप में पाए जाते हैं, तो एक एसिड के रूप में। डीएनए और आरएनए एक एसिड है बेटा। ये भी क्वेश्चन आता है कि डीएनए और आरएनए में कौन सा एसिड होता है, विच एसिड प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। तो आप कहते हो कि डीएनए और आरएनए दोनों में ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो ये केमिस्ट्री में भी पूछ लेता है कि डीएनए और आरएनए में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। मैम क्या करते हैं डीएनए और आरएनए, ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, मतलब जो मम्मी पापा का डीएनए है वही बच्चों में जाता है ना। तो इस कहानी को तो हम जेनेटिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी उस कहानी को नहीं पढ़ते। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा केंद्रक है, केंद्रक में है डीएनए और आरएनए। अब कई बच्चों के दिमाग में एक बात स्टॉक कर रही होगी कि मैम डीएनए की फुल फॉर्म, चलो ये बता देती हूँ। जो डीएनए होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए की फुल फॉर्म। तो देखो नाम के साथ आ रहा है ना न्यूक्लिक एसिड। अभी मैंने कहा था डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, तो देखो इनके नाम में ही आ रहा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में भी लिख देते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए और आरएनए जो होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड है बेटा, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म। मैम आरएनए की क्या होती है, तो जो आरएनए होता है इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखो इसके नाम के पीछे भी आपको न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कभी भी पूछे आरएनए की फुल फॉर्म तो बताओगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये होते हैं डीएनए और आरएनए। कहाँ होते हैं, कोशिका में होते हैं। कोशिका में भी कहाँ होते हैं, तो आप लोग बताओगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि ये हो जाता है आप लोगों का डीएनए की फुल फॉर्म या आरएनए की। अब केंद्रक में और कौन कौन से पॉइंट है जो हमें याद करने हैं, आ जाओ बात करते हैं। प्यारे बच्चे केंद्रक भी एक दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है, तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे। केंद्रक दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। क्या है बेटा, दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, मतलब ये भी दो झिल्लियों से बना होता है जो केंद्रक होता है। केंद्रक दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, ठीक है, मतलब डबल मेम्ब्रेन है केंद्रक भी। केंद्रक के भी चारों तरफ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्ली में बनता है ना, वैसे ही केंद्रक भी दो झिल्ली में बंद होता है। तो बताएंगे न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, दो झिल्लियां होती है इसके चारों तरफ, ठीक है, केंद्रक के चारों तरफ। देखो ये है केंद्रक, ये है प्यारे बच्चे केंद्रक, ये होता है कोशिका का केंद्रक। इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो झिल्लियां होती हैं और ये झिल्ली दो होती हैं, तो केंद्रक भी दो झिल्लियों में बंद होता है, ठीक है। केंद्रक भी कितनी झिल्लियों में बंद रहता है, दो झिल्लियों में। चलो आओ आगे बात करते हैं कि मैम जो केंद्रक है इसके अंदर क्या होता है, तो बताना कि केंद्रक में धागे नुमा संरचना पाई जाती है। धागे नुमा संरचना, जैसे धागे होते हैं भैया, कच्चे धागे कच्चे प्यार को ना तोलना, तेरे बिन टुन टुन, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना। मैम आप हर शुक्रवार को क्विज रखा करो बेटा, क्विज होती है सैटरडे में, तो सैटरडे की क्विज आप लोग देखते हो, ठीक है, तो क्विज आप लोगों की सैटरडे में होती है। मैम हर्ट की शेप क्या है, हर्ट की शेप आप लोगों की जब आप हर्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कैसी होती है, ठीक है।
चलो, तो अब हमने बात करी कि केंद्रक जो होता है इसके अंदर पाई जाती है धागे नुमा संरचना। तो आपने लिखा कि केंद्रक में धागे नुमा संरचना पाई जाती है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका के अंदर वो संरचना जो धागे के समान है ये कहाँ है, तो केंद्रक में। जिन्हें क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे, जिन्हें क्रोमेटिड कहते हैं, जिन्हें क्रोमेटिड कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर प्यारे बच्चे धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिनको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड। क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट in nucleus that is called chromatin, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, क्रोमेटीन कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटीन आता है पेपर में क्वेश्चन कि क्रोमेटीन क्या होते हैं। तो बच्चा ये क्रोमेटीन ही ना आगे चलकर ऐसे 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 एक दूसरे के साथ बंधते चले जाएंगे और यही क्रोमेटीन बनाते हैं गुणसूत्र। आपके शरीर में गुणसूत्र है ना, तो आपका सबसे पहले तो कोशिका, सबसे पहले आपका शरीर, आपके शरीर में कोशिका, कोशिका में केंद्रक, केंद्रक के अंदर है धागे नुमा संरचना, ये धागे नुमा संरचना है क्रोमेटीन और यही क्रोमेटीन बनाते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। तो प्यारे बच्चों ये क्रोमेटीन क्या काम करते हैं, ये गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, इनका ही काम होता है गुणसूत्र निर्माण। तो कई बार ऐसे भी आ सकता है कि इनका काम क्या होता है क्रोमेटीन का, तो इनका काम होता है गुणसूत्र निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमेटीन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो आपके शरीर में क्रोमोसोम होते हैं आप जानते हो, तो आपके शरीर में जो क्रोमोसोम है गुणसूत्र उनको पढ़ाएंगे जब आप लोग पढ़ोगे गुणसूत्रों के बारे में। तो मैं वहाँ पे आपको गुणसूत्र कराऊंगी कि कितने गुणसूत्र होते हैं। जेनेटिक वाले चैप्टर में हम गुणसूत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र हैं, 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46। तो ये गुणसूत्र कैसे बने बेटा, इनसे ही बने, क्रोमेटीन से। कैसे समझेंगे, ये तुम्हारी कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका में केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक के अंदर ऐसे ऐसे धागे नुमा जाल है, यही है क्रोमेटीन, यही है बेटा क्रोमेटीन। तो ये धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है, क्रोमेटीन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रोमेटीन। और ये जो क्रोमेटीन होते हैं इनकी अगर हम लोग बात करें तो यही जब ऐसे ऐसे देखो ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं, एक धागा इधर को गया, एक धागा इधर को, एक धागा इधर को, एक धागा इधर को, ठीक है, तो यही क्या कर लेते हैं, यही बना लेते हैं गुणसूत्र। ऐसे करते करते ये आपके क्या बना देते हैं, गुणसूत्र बना देते हैं। ऐसे करते करते आपके गुणसूत्र बन जाते हैं। तो ये धागे नुमा संरचना ही आपके गुणसूत्र बनाती हैं। तो ये क्रोमेटीन कहाँ होते हैं पूछा जाता है, तो आप बताते हो ये गुणसूत्र में होते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई क्या होती हैं, एल्वियोलाई तो बेटा आपके फेफड़ों में होती हैं, वो आपके फेफड़ों की संरचना है। तो आपके फेफड़ों में वो संरचना जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होगा, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो होती है एल्वियोलाई, ठीक है, क्लियर। चलो, तो आपने केंद्रक के बारे में इतने मेन पॉइंट थे जिनको आपने पढ़ा और यहीं से सारी चीजें केंद्रक से आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। तो केंद्रक भी अब आपका कंप्लीट। अब चलते हैं अगले कोशिकांग की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। बेटा अभी बायोलॉजी में स्कोर आप कहाँ से कर पाओगे, अभी तो आपके बहुत से टॉपिक बच रहे हैं, पहले उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्रोमेटीन तो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, क्रोमेटीन आपको न्यूक्लियस में दिखते हैं। क्रोमेटीन जो धागे होते हैं वो आपको केंद्रक के अंदर दिखते हैं। जब आप इस फोटो को ध्यान से देखते हो तो बेटा ये आप लोगों का क्या होता है, ये केंद्रक का डायग्राम है। तो देखो ये रे कितने धागे नुमा संरचना, ये रे इनको ही तो कहते हो क्रोमेटीन आप लोग। तो ये केंद्रक ही तो है पूरा। इस केंद्रक के अंदर ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये धागे धागे से अगर मैं और बारीक करके दिखाऊं तो देखो ये दिख रहे हैं ना कितने सारे धागे, यही तो है क्रोमेटीन, यही तो होते हैं प्यारे बच्चे क्रोमेटीन। तो क्रोमेटीन जो होते हैं ये धागे नुमा संरचना केंद्रक के अंदर होती है,
क्लियर? चलो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ और अगले कोशिकांग की तरफ अब मूव ऑन करते हैं। तो मैम केंद्रक के बाद कौन सा कोशिकांग होगा? हरित लवक या प्लास्टिड। अब बात करेंगे हम लवक की। किसकी बात करेंगे भाई? लवक। अब हम बढ़ रहे हैं लवक की तरफ, प्लास्टिड की तरफ, प्लास्टिड। अब बात करेंगे लवक की यानी कि प्लास्टिड की। चलिए आइए, ये अगला कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर आपको पढ़ना है। तो अभी तक आपने पढ़ा कोशिका भित्ति, आपने पढ़ा कोशिका झिल्ली यानी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, गोल्गी बॉडी पढ़ लिया है, लाइसोसोम पढ़ लिया है, वैक्यूल पढ़ लिया है, न्यूक्लियस पढ़ लिया है आप लोगों ने, ठीक है, राइबोसोम पढ़ लिया है आप लोगों ने, राइबोसोम भी मैंने आपको करा दिए हैं, है ना। अब आप लोगों ने ये जो न्यूक्लियस था ये कर ही लिया है और अब पढ़ रहे हैं आप लोग प्लास्टिड, और इसके बाद एक और बचेगा आप लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये टॉपिक खत्म। तो आ जाओ बात करते हैं लवक की, बात करते हैं प्लास्टिड की। ठीक है, प्लास्टिड जो होते हैं इनकी भी खोज पूछ लेता है किसने करी, इनकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो बेटा जो प्लास्टिड होते हैं इनकी खोज की जब हम लोग बात करते हैं, जो प्लास्टिड है इनकी डिस्कवरी की जब हम लोग बात करते हैं, तो प्लास्टिड की खोज करी थी आप लोग बताते हो हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। पूरा नाम है इनका अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल। तो हैकल नाम के साइंटिस्ट ने प्लास्टिड को खोला था, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल। हैकल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था? प्लास्टिड को खोजा था बेटा, ठीक है। अब ये प्लास्टिड किस में होते हैं मैम? क्या ये सारी कोशिकाओं में होते हैं? तो नहीं, थम जाओ, रुक जाओ, ठीक है, थम जाओ, रुक जाओ। आप लोग बताएंगे कि जो प्लास्टिड होते हैं ये आप लोगों के मैडम जी हमारे प्लास्टिड सभी कोशिकाओं में नहीं है, या ये जो प्लास्टिड है ये सभी कोशिकाओं में नहीं है। आप लोग बताकर चलेंगे कि ये मैम किस में होते हैं? तो ये केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। तो एक और ऐसा पार्ट जो केवल पादप में होता है, तो बताएंगे केवल पादप कोशिका में। केवल कहाँ होते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ होते हैं? केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। क्लियर? तो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। आप लोग बताकर चलते हैं कि ये केवल कहाँ होते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो बताना प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो ये केवल किस में होते हैं? प्लांट सेल के अंदर होते हैं, पादप कोशिका में, जंतुओं में नहीं है भैया, हमारे अंदर ये नहीं है, ये प्लांट सेल में होते हैं। मैम प्लांट सेल में ये क्या करते हैं? तो पादपों को रंग प्रदान करते हैं। पादपों के अंदर जो रंग है ये क्या करते हैं? पादपों को रंग प्रदान करने का काम करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जो प्लास्टिड होते हैं ये किस में होते हैं, या जंतु कोशिका पादप कोशिका से क्यों भिन्न है? तो आप कहोगे प्लास्टिड की वजह से या कोशिका भित्ति की वजह से। तो जो पादप कोशिका होती है इसमें प्लास्टिड होते हैं, जबकि एनिमल सेल जो होती है उसमें प्लास्टिड नहीं होते, है ना। अब ये प्लांट्स में क्या कर रहे हैं? प्लांट सेल के अंदर ये क्या कर रहे हैं? पादपों को रंग प्रदान करते हैं, कलर देते हैं भैया, प्रोवाइड कलर। इनका काम होता है प्रोवाइड कलर टू प्लांट, ठीक है भैया। ये पेड़ पौधों को रंग देते हैं। जैसे तुम देखते हो कोई फूल होता है गुलाबी, कोई होता है लाल, कोई होता है संतरी, कोई होता है बैंगनी, अलग अलग तुम सब्जियां देखते हो रंगों की, अलग अलग रंगों के फल आते हैं, अलग अलग रंगों के फूल होते हैं। तो ये जो रंग है इनमें ये किसके कारण है? आप कहोगे प्लास्टिड के कारण, है ना। तो ये रंग देते हैं। जबकि आप अपने आप देखो इंसानों में, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक इंसान नीला है, एक इंसान काला है, एक इंसान पीला है, एक इंसान हरा है, एक संतरी है? अगर प्लास्टिड हमारे अंदर होते तो हमारे अंदर भी यही दिक्कत होती। फिर एक बच्चा पीला, एक काला, एक नीला, एक हरा, ऐसे पैदा होते, है ना। तो एक बच्चे का नाम होता काला, एक बच्चे का नाम होता पीला, एक बच्चे का नाम होता लाला, लाला की जगह हरा, ठीक है। ऐसे नाम होते फिर हम इंसानों के, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बात करेंगे। मैम हिंदी लैंग्वेज का यूज करो प्लीज। अरे भैया कितनी बड़ी, ठीक है, ठीक है। क्या कह रही हैं खुशबू? क्रोमेटीन लिखा था या फिर कुछ और? कहाँ कुछ और लिखा था ये बताओ, कहाँ बात कर रहे हो बेटा? ये लिखा हुआ क्रोमेटीन,
कंडेंस्ड, ये तो क्रोमेटिन का घना जाल लिखा हुआ है। कंडेंस का मतलब जाल, मतलब क्रोमेटिन ही आपको याद करना है, ये क्रोमेटिन है धागे, ठीक है। और आपने भी लिखा है कि जो क्रोमेटिन होते हैं इनको क्रोमेटिड भी कह देते हैं और क्रोमेटीन भी कह देते हैं, जिन्हें क्रोमेटिड कहते हैं या क्रोमेटीन कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे टी लिख गया है इंग्लिश में, इसको सही कर लो, जिन्हें हम क्रोमेटीन धागे या क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं, लो, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है, लिखा हुआ है ये रहा। चलो आओ आगे बात करेंगे। अब हमने बात करी कि ये पादपों में होते हैं और पादपों को क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूँ भाई, सबके, और यहाँ पर पढ़ाने की भी पूरी कोशिश है मेरी। चलो बात करते हैं अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये पादपों में रंग प्रदान करते हैं, तो कई बार ये पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। तो ऐसे भी लिखेंगे, ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तो तुम जानते हो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो इसको आप, जब मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगी, प्लांट के बारे में पढ़ाऊंगी, तो आप पढ़ोगे इसको। ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण व भोजन संचय का काम करते हैं, भोजन संचय भी करते हैं बेटा, फूड स्टोरेज भी करते हैं, ठीक है, भोजन संचय करते हैं। तो इनका एक और काम है प्लास्टिड का, कहाँ, ये रंग तो देते ही हैं, साथ में फोटोसिंथेसिस और फूड्स जो भोजन होता है, भोजन का संचय वो भी करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे, ऐसे लिखना, दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। तो ये दो काम और करते हैं, ये फूड स्टोरेज करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। हाँ, एक बच्चे का मैसेज ये था कि मैम हिंदी में बोलो। भैया मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गई, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ और आपको लग रहा है मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कहते हैं इंग्लिश में बोलो, आप हिंदी में बोल रही हो। तो प्यारे बाल को, तुम भारत देश के ही हो या कहीं और के हो, सारे के सारे जो क्लास ले रहे हो, तुम भारत देश के ही हो जिसने दिल्ली पुलिस के फॉर्म को भरना है, या फिर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या फिर दूसरे देशों से आ गए हो, जिन्हें ना हिंदी समझ में आ रही है, जिन्हें ना इंग्लिश ही समझ में आ रही है। तुमने मुझसे इंग्लिश बुलवा दी, इंग्लिश छोड़ो, तुमने मुझसे इंग्लिश बुलवा दी, ठीक है। मैम टीथ चैप्टर नहीं हुआ है, टीथ वाले पर जब आएंगे तो टीथ भी होगा, अगला चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम ही है आपका, ठीक है, अगला चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम ही है। क्लियर, फारसी में बोलो, ठीक है, फिर मैं ही भाग जाऊंगी। अब भैया मुझसे इंग्लिश बुलवा लो, हिंदी बुलवा लो, इंग्लिश बुलवा लो, और लैंग्वेज मुझे नहीं आ रही, फिर मैं जा रही हूँ टाटा बाय बाय, फिर मैं जा रही हूँ भाई टाटा बाय बाय, ठीक है। तो आप भारत के ही हो, हिंदी भी समझते हो, और आप ऐसे नहीं है कि एकदम डल हो, आप थोड़ी बहुत इंग्लिश भी नहीं समझते, आप सब समझते हो बेटा। ना मैं यहाँ पे एकदम प्योर इंग्लिश बोल रही हूँ, जो चीज़ मैंने हिंदी में बोली है एक बार, तो वो 2 बार फिर इंग्लिश में भी बोली है, जो 2 बार इंग्लिश में बोली है तो 3 बार हिंदी में भी बोली है ना। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। क्लियर, अब जो पादप है, पादपों को रंग देते हैं प्लास्टिड यानी कि लवक, और बेटा ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और भोजन का संचय भी करते हैं। फूड, ये आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए भी और फूड स्टोरेज के लिए भी। अब बात करते हैं कि मैम ये लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए बात करते हैं लवक के प्रकार, लवक के प्रकार। तो भाई ये लवक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो जो प्लास्टिड है ये कितने प्रकार के होते हैं, लवक के कितने प्रकार होते हैं, तो आइए हम अब बात करने वाले हैं। लवक के प्रकार होते हैं भाई 3, लवक जो होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं मैम जी, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हरित लवक, नाम सबने सुन रखा है, हरित लवक, जिसको कहते हो क्लोरोप्लास्ट, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। एक होते हैं प्यारे बच्चे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एक कौन से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, इनको आप लोग क्रोमोप्लास्ट ही लिखेंगे, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है।
एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक होते हैं हरित लवक, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो इनको हम लोग कई बार वर्णी लवक भी बोल देते हैं, वर्णी लवक। बट वर्णी लवक के नाम से ये बहुत कम आते हैं, ये ना क्रोमोप्लास्ट ही लिखे आ जाते हैं आपको पेपर में। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है क्रोमोप्लास्ट भी और वर्णी लवक भी। और लास्ट होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो लास्ट है वो है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये भी क्या है, एक तरीके के लवक है, प्लास्टिड ही है। देखो नाम के पीछे प्लास्ट प्लास्ट आ रहा है ना, तो मतलब ये प्लास्टिड के पार्ट है, मतलब ये लवक के पार्ट है। ठीक है, आ जाओ अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे कि जो ल्यूकोप्लास्ट है इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग अवर्णी लवक भी कह देते हैं, अवर्णी लवक। ठीक है, एक बच्चे का डाउट था कि मैम विटामिन के जनक कौन है। बेटा विटामिन की खोज कैश्मीर फंक के नाम है, कैश्मीर फंक। ठीक है, क्लियर, कैश्मीर फंक। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा ठीक, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल, तो मैं तो बिल्कुल उस लैंग्वेज को, उस तरीके को लेकर चलती हूँ बेटा, जिससे मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है, चाहे वो इंग्लिश वाला जुड़ा हुआ हो, चाहे वो हिंदी वाला जुड़ा हुआ हो, हर एक को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं आपको प्योरली इंग्लिश में भी लाइंस बताती हूँ और हिंदी में भी। और रही बात हमारी नॉर्मल लैंग्वेज की, बातचीत की, तो वो तो आप भारत देशवासी हो, भारत देशवासी हर बच्चा समझता है हमारी हिंदी लैंग्वेज को। ठीक है, देखो एसएससी जीडी का जब हमारा सम्मान समारोह होता है ना, तो वहाँ से गुजरात से भी बच्चे आए थे, वहाँ से बंगाल से भी बच्चे आए थे। तो वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी वो गुजराती और बंगाली थी, लेकिन फिर भी उन बच्चों ने हमें बताया कि हम भारत देश के हैं, लेकिन हम फिर भी, हमारे यहाँ बोली ज़रूर जाती है गुजराती और बंगाली, हम हिंदी को भी जानते हैं मैम। तो वो बच्चा हिंदी में भी मतलब चीज़ों को सारी को समझ रहा था, हम जो स्टेज पर बोल रहे थे, और वो बहुत से शब्द बोल भी लेने की कोशिश भी कर रहा था। तो समझ में सबको सब आता है, बस तुम्हारे बहाने होते हैं ना। आ जाओ आगे बात करते हैं अब, कि यहाँ पर हमने बात करी हरित लवक की, क्लोरोप्लास्ट की। तो आओ मैं आपको सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो भाई आइए पधारिए और हेडिंग डालिए क्लोरोप्लास्ट, हेडिंग डालेंगे हरित लवक, हरित लवक। ठीक है, हेडिंग डालेंगे क्लोरोप्लास्ट। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना हुआ है? भाई बहुत बच्चे होंगे, थम्स अप करना सारे के सारे, थम्स अप करना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना हुआ है। हाँ जी बेटा बिल्कुल, तो फटाफट से बताएंगे आप लोग कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लोरोप्लास्ट को समझा हुआ है। ठीक है, क्लियर, जल्दी बताओ सारे बच्चे, जल्दी बताओगे कि क्लोरोप्लास्ट का नाम किसने सुना हुआ है, फटाफट बताओ सारे बच्चे, थम्स अप करके बताएंगे मुझे कि कितने ऐसे बच्चे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो अब बता दो क्या है ये, कौन से भाई साहब हैं ये, कहाँ रहते हैं ये, कहाँ इनका घर है ना, क्या करते हैं ये, इनकी नौकरी क्या है, इनकी कौन सी जॉब है। तो ऐसा समझो ये एक व्यक्ति है हरित लवक जी, ये कहाँ रहते हैं, इनका पूरा एड्रेस देती हूँ चलो तुम्हें आज। ठीक है, तो ये जो हरित लवक है, इनको हरा रंग बड़ा पसंद है। ये कैसे रंग के हैं, हरे रंग के, इसीलिए इनकी मम्मी ने इनका नाम रख दिया हरित लवक। समझ में आई बात? तो कौन से ऐसे वर्णक हैं पौधों के जो पौधों को हरा रंग देते हैं? आप कहोगे हरित लवक। तो पहला पॉइंट तो यही है, इनकी तो खोज भी पूछी जाती है बेटा, क्योंकि पौधों में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, इनकी तो डिस्कवरी भी पूछी जाती है आपको। तो हरित लवक जो है, इनकी जो डिस्कवरी करी थी वो शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, शिम्पर। ठीक है, शिम्पर, इतना बढ़िया नाम है, शिम्पर। तो शिम्पर ने डिस्कवर करा था हरित लवक को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि मैम ये पौधों में कौन सा रंग देते हैं। तो इनका नाम ही रखा है हरित लवक। तो जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि जो राम नवमी के दिन पैदा होता था बच्चा, उसका नाम राम रख देते थे, है ना। जो अ, अंधेरी रात में पैदा होता था उसका नाम कृष्ण रख देते थे, कृष्ण जी का जन्म अंधेरी रात में हुआ था, ऐसे करके। तो ये हरे रंग के, हरा रंग देते हैं इनका नाम, इसीलिए ये क्या है, हरित लवक है। तो इनका काम क्या है, ये पादपों को हरा रंग प्रदान करते हैं,
ये पादपों को हरा रंग प्रदान करते हैं भाई। तो आएगा पेपर में कि कौन हरा रंग प्रदान करता है, तो ये पादपों को हरा रंग प्रदान करते हैं। क्लियर? इनका काम होता है प्रोवाइड ग्रीन कलर, प्रोवाइड ग्रीन कलर, ग्रीन कलर टू प्लांट। तो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का काम होता है हरित लवक का। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये जो मोस्टली ये जो मतलब बहुत ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो पत्तियों में होते हैं, तो लिखेंगे ये पत्तियों में अधिक पाए जाते हैं। हरित लवक कहाँ होता है? पत्तियों में, पत्तियों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो हरित लवक पौधों में सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? पत्तियों में, सबसे ज़्यादा पत्तियों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्लियर? इनका क्या काम है? ये हरा रंग देते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? इनका घर कहाँ है भाई साहब जी का? पत्तियों में। ये पत्तियों में मिलते हैं। पत्तों में मिला रे कन्हैया, है ना, तुमने गाना सुना होगा, मैं बागो बागो घूमी पत्तों में बैठा रे कन्हैया। तो ये कहाँ बैठे हैं? पत्तों में बैठे हैं जाकर। ये पत्तियों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो बताएंगे प्रेजेंट इन लीव्स, प्रेजेंट इन लीव्स मोस्टली, अधिकतर सबसे ज्यादा कहाँ बैठे हुए हैं? लीव्स में बैठे हुए हैं। ठीक, आओ आगे बात करेंगे कि ये जो हरित लवक होते हैं ये क्या कर रहे हैं? जब पत्तियों में है तो पत्तियां ही तो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो भैया यही है वो आदमी, यही है वो जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। आज मिल ही गया तुम्हें, देख लो इसको ध्यान से। ये है जो पौधों में करता है प्रकाश संश्लेषण। तो भैया ये क्या काम करता है? ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो भैया यही है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। लिखेंगे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है। और मैम जो दशहरा के दिन पैदा हुआ है वो रावण है, रावण। ठीक है, लेकिन रावण जी दशहरा के दिन थोड़ी ना पैदा हुए थे। दशहरा के दिन तो श्री राम ने उनको मुक्ति दी थी, है ना, तो इसीलिए वो राम का ही नाम है दशहरा जो होता है। क्लियर? चलो भाई आओ आगे बात करते हैं। पर्णहरित भी कहते हैं, पर्णहरित नहीं, पर्णहरित तो अब बताऊंगी। पर्णहरित तो इनके अंदर पाया जाता है एक पिगमेंट, उसको कहते हैं। तो आज वो बात करते हैं अब इनके बारे में। जो हरित लवक होते हैं इनकी खोज शिम्पर ने करी, और जो ये होते हैं आप लोगों के पादपों को हरा रंग देते हैं और पत्तियों में सबसे ज़्यादा है और प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। अब इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, इनके अंदर एक रंगा होती है। उस जैसे आपने खून वाले चैप्टर में पढ़ा था, ब्लड वाले चैप्टर में, कि हमारे ब्लड में एक रंगा है हेमोग्लोबिन। क्या कर रहा है हेमोग्लोबिन? आपके खून को लाल रंग कर रहा है, लाल लाल लाल। वैसे ही जो पत्तियां हैं वो कैसे रंग की होती हैं? हरे रंग की। तो उनमें हरा रंग लाने का काम वास्तव में ये कर रहा है, और ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो इसमें ऐसा क्या है जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है ये? तो इसके अंदर एक लवक है, इसके अंदर एक वर्णक है, पिगमेंट है, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। तो पेपर में आएगा कि क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पाया जाता है। देखो इन तीनों की अगर हम लोग बात करते हैं, ये इन तीनों की अगर बात करें तो तीनों लवक हैं, तीनों लवक हैं, लेकिन इन तीनों में क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो ये जो हरित लवक होता है इसके अंदर ही पाया जाता है एक वर्णक, इसके अंदर ही एक पिगमेंट पाया जाता है। मैम उस पिगमेंट का नाम, उस पिगमेंट का नाम है, आप बताते हो, पर्णहरित। इसे कहते हैं पर्णहरित, यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उसे कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है ये पूछा जा सकता है। तो हरित लवक के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक जो होता है इसी में क्लोरोफिल है। और ये क्लोरोफिल ही क्या करता है? यही तो सनलाइट को ट्रैप करता है। ये कहता है सूरज चाचू से, भैया जी फेंको धूप, फेंको धूप। तो ये पकड़ पकड़ कर धूप को पौधों में लेकर जाता है। तो यही है जिसकी वजह से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और ये किसके अंदर बैठा है? हरित लवक के अंदर। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो हरित लवक होता है इसमें कौन सा वर्णक होता है? तो आप कहोगे पर्णहरित पाया जाता है इसके अंदर। यानी कि अब आप लिखेंगे कि पर्णहरित
पर्णहरित वर्णक पाया जाता है, पर्णहरित वर्णक पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है, पाया जाता है। तो पर्णहरित वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट एयर, इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल, इसी में पाया जाता है क्लोरोफिल नाम का वर्णक, ठीक है, पर्णहरित पाया जाता है। बेटा नवीन सर की क्लास नहीं होगी अभी, नवीन सर जी जो है उनकी सिस्टर की शादी है 20 तारीख की, तो वो थोड़ा सा वहाँ भी बिजी है, और दूसरा सर की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए क्लास वो नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो उनकी क्लासेस जो है वो 24 तारीख से कंटिन्यू होंगी बेटा, 24 तारीख से उनकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, ठीक है। अच्छा मैं बिल्कुल पढ़ रही हूँ निक्की, मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूँ भाई, निक्की आपके कमेंट मैंने पढ़े। अब आओ आगे बात करते हैं कि मैम ये पर्णहरित या ये क्लोरोफिल ये कैसा दिखता है, इसकी संरचना। तो भैया देख लो, ये है क्लोरोप्लास्ट, देख लो भाई अपनी आँखों को, निगाहों को, और अपनी जो तुम्हारे नैना है अच्छे से इनको खोल कर देखो, ये होता है हरित लवक, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। अच्छा मैम ये जो क्लोरोप्लास्ट हमें दिख रहा है ये कैसी झिल्ली वाली संरचना है? तो ये भी दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि ये भी क्या होता है, दोहरी झिल्ली संरचना, यहाँ लिख देती हूँ। तो ये भी कैसी संरचना होती है? दोहरी झिल्ली, इसके चारों तरफ भी 2 झिल्लियाँ होती हैं, दोहरी झिल्ली संरचना होती है बेटा। डबल मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ भी, जैसे केंद्रक के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन थी, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन थी, वैसे ही इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी इस हरित लवक के पास भी क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, यहाँ पर लिख दूं डबल मेम्ब्रेन। अपने नोट्स में आप इसको एड ऑन करेंगे ज़रूर कि ये भी कैसी स्ट्रक्चर होती है? डबल मेम्ब्रेन होता है ये भी, हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है। आपको दिख रहा है, देखो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर की मेम्ब्रेन है प्यारे बच्चे, ये इसकी बाहर की झिल्ली है, और उधर की तरफ तुम्हें दिख रहा है ये इसकी अंदर की झिल्ली है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, अंतः झिल्ली है। तो मतलब 2 झिल्ली है इस पर, एक बाहर की तरफ होती है और एक थोड़ा सा अंदर की तरफ होती है, 2 झिल्ली है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिख रही है, एक चीज़ क्या, कई चीज़ दिख रही है हमें, तो कौन कौन सी? एक तो देखो ये तुम्हें अंदर जो भरा हुआ दिख रहा है ये लिक्विड है बेटा, ये एक तरल है जिसको कहते हो स्ट्रोमा। तो आपको क्वेश्चन आता है कि हरित लवक के अंदर जो तरल भाग है, जो तरल है, तरल भाग, उसको क्या कहते हैं? तो हरित लवक के अंदर जो तरल भाग है, लिक्विड पार्ट है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चा? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा जो होता है ये हरित लवक का लिक्विड पार्ट है, दिख रहा है ना स्ट्रोमा, इंग्लिश में लिखा हुआ STROMA, स्ट्रोमा, ये लिक्विड पार्ट होता है हरित लवक के अंदर। देखो ये भरा हुआ सारे में। और मैम ये जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये जो तुम्हें यहाँ सिक्के से रखे हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक एक के सिक्के रखे हुए हैं, ले लो, उठा लो भाई, एक एक के सिक्के रखे हुए हैं, सारे बच्चे उठा लो इन्हें, टॉफी ले आओ जाकर, ठीक है, 1-1 रुपए की बहुत अच्छी अच्छी टॉफियाँ आती थी पहले। तो ये 1 रुपए का जब एक ही सिक्का है, ये एक ही सिक्का है, तो इसको कहते हो थाइलोकॉइड। क्या कहते हैं? थाइलोकॉइड, थाइलोकॉइड। आपको पूछेगा कि जो हरित लवक होता है इसके अंदर सिक्के के जैसी संरचना होती है, सिक्का भाई 1-1 रुपए के जो सिक्के होते हैं, तो इसके अंदर ये सिक्के के जैसी संरचनाएं हैं, सिक्का जिसको कॉइन कहते हैं हम लोग, तो ये कॉइन के जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, इनको क्या कहते हैं? थाइलोकॉइड। तो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, सिक्के के जैसी संरचना, जैसे कोई सिक्का होता है, ठीक है, सिक्के के समान। 1-1 रुपए के सिक्के हमें मम्मी दे देती थी, हम दुकान पे जाते थे भागे भागे, टॉफी लेकर आते थे। तो ये क्या है प्यारे बच्चे? अच्छा मैम आप जब बायोलॉजी पढ़ाती हैं तो बायोलॉजी क्लास 12th की बहुत याद आती है अब देखो इधर, तो ये सिक्के जैसी संरचना है, इनको कहते हैं थाइलोकॉइड। अब मैंने तुम्हें बहुत सारे सिक्के दे दिए, देखो मेरे पास 2 बच्चे हैं, समझना चीज़ों को, मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक मेरे पास राजीव खड़ा हुआ है, एक मेरे पास सौरभ खड़ा हुआ है। तो मैंने राजीव को तो 1 रुपया दे दिया, मैंने कहा ले राजीव भाग दुकान पे जाओ परचूने की,
जब टीकम की दुकान से टॉफी लिया जाकर, राजीव को एक सिक्का दे दिया, राजीव भगा भगा पहुंच गया। तो वो जो एक सिक्का है राजीव के हाथ में, वो क्या है? वो है थाइलोकोइड। जब ये थाइलोकोइड मतलब ये सिक्के के जैसी संरचना एक ही है, एक, उसको कहते हैं थाइलोकोइड। लेकिन मैंने, मेरे सामने जो यहाँ पर सौरभ खड़ा था, सौरभ को मैंने ऐसे लाइन लगा के दे दी सिक्कों की। मैंने कहा जा भाग सौरभ, तू केक लेके आ, मजेदार बर्थडे बनाएंगे। तो सौरभ गया भागा भागा और वो केक लेकर आया। अब मैंने उसको तो इतने सारे सिक्के दिए, तो जब ये सिक्के जैसी संरचना एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखी जाए, तो इनको कहते हैं ग्रैनम। फिर इनको कहते हैं ग्रैनम, ग्रैनम। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जैसे कि भैया हमारे पास तो सिक्के भी नहीं रहे, रुक जाओ। देखो भाई ये सिक्के हैं, है ना? अब जब मैंने केवल एक सिक्के को देखा, ये तो ये है थाइलोकोइड, ये थाइलोकोइड है। और जब मैंने बहुत सारे सिक्कों को ऐसे रख दिया, देखो ये बहुत सारे सिक्के रख गए एक साथ, तो इनको इकट्ठा करके क्या कहोगे? ग्रैनम। तो जब बहुत सारी सिक्के के जैसी संरचना एक साथ इकट्ठा होती हैं, उनको ग्रैनम कहते हैं। और जब अकेली अकेली रहती हैं तो उनको थाइलोकोइड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है ना? आपको बात समझ में आ गई? तो ये थाइलोकोइड है, और जब ये बहुत सारे सिक्कों के साथ जुड़ गया तो ये ग्रैनम बन गया, ग्रैनम। ठीक है, तो आपने अभी अभी यहाँ पर पढ़ा कि आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि हरित लवक के अंदर जो सिक्के जैसी संरचना है, जब ये एक ही संख्या में हो तो इसको थाइलोकोइड कहेंगे, और जब ये बहुत सारी हो, एक समूह में हो, जब बहुत सारी एक समूह में हो, एक ग्रुप में हो, तो उसको हम ग्रैनम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि ये जो थाइलोकोइड है यही ग्रैनम है, क्योंकि जब अकेला है तो थाइलोकोइड कह दिया, जब ग्रुप में हो गया तो उसको ग्रैनम कह दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना? समझ में आ गई ना बात? अब देखो, हाँ टीपीओ वाले के लिए भी होगी बेटा, बायो जीएस वाले पोर्शन में आएगी। अब आपको ना यहाँ से दो चीजें पूछी जाती हैं जब हम बात करते हैं हरित लवक की, जब हम बात करते हैं हरित लवक की। आज भी हमारे टॉपिक थोड़ा सा रह जाएगा, पर चलो कोई नहीं। जब हम बात करते हैं हरित लवक की, हरित लवक, तो हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में मैंने कहा आपको दो संरचनाएं याद करनी है ना? एक संरचना होती है ग्रैनम, ग्रैनम, ग्रैनम क्या होते हैं? ग्रैनम सिक्के जैसी संरचना है, बहुत सारे सिक्के जब इकट्ठे हो जाएं ऐसे 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 ऐसे, इस संरचना को कहते हैं ग्रैनम। ऐसे होते हैं ग्रैनम। ठीक है, और जो दूसरी संरचना थी वो थी स्ट्रोमा। दूसरी संरचना क्या थी भाई? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा है लिक्विड पार्ट। स्ट्रोमा तो एक तरल है। स्ट्रोमा क्या था? तरल भाग था, मैंने बताया था। हरित लवक के अंदर तरल भाग है, लिक्विड पार्ट है प्यारे बच्चे। ये क्या है? लिक्विड पार्ट है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया आपको हरित लवक का, ये रहा हरित लवक, ये रहा हरित लवक। ठीक है, अब इसमें मैंने बना दिए सिक्के जैसी संरचना, ये ये। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये तो ग्रैनम हो गई, ये हो गई सारी संरचना ग्रैनम। ये ऐसे सिक्के जैसी संरचना। जब केवल एक है तो थाइलोकोइड कह दो, बहुत सारी हैं तो ग्रैनम कह दो। ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर मान लो मैंने एक लिक्विड भर दिया इसके अंदर, ये रहा, ये डिस्क्याऊं, ये लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये तो हो गए ग्रैनम और ये हो गया स्ट्रोमा। अब आपको मैंने कहा था कि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब आपको पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया कहाँ होती है? बेटा प्रकाश संश्लेषण भी दो तरीके का होता है, एक अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है इसमें, और एक होती है प्रकाशीय अभिक्रिया। तो आपको पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? दोनों होती हरित लवक में ही है, चाहे अप्रकाशीय पूछ ले चाहे प्रकाशीय पूछ ले, चाहे लाइट रिएक्शन पूछे चाहे डार्क रिएक्शन पूछे, फोटोसिंथेसिस की, होती दोनों यही है। अब इसके अलग अलग भाग में होती हैं। तो आपको पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रैनम में। तो आपको कभी भी पूछे कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रैनम में होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है यहाँ पर। तो प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है भाई? ग्रैनम के अंदर। फोटो
डार्क, इसको कहते हो आप लोग लाइट रिएक्शन। प्रकाश का मतलब होता है लाइट, तो लाइट रिएक्शन यहाँ पर होती है बेटा। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रैनम में होती है। अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे याद करेंगे? तो देखो, गैसे ग्रैनम, गैसे गोरा, है ना, गोरा, गोरा व्यक्ति। जब आप कभी अंधेरे में खड़े हुए हो, मान लीजिए मैं कहीं अंधेरे में खड़ी हुई हूँ भाई, ठीक है, मैं अंधेरे में खड़ी हुई हूँ। अब मैं अंधेरे में खड़ी हुई हूँ, तो आप लोग क्या मुझे देख पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मैम, अंधेरे में तो कोई भी खड़ा हो, कितना भी गोरा व्यक्ति खड़ा हो, आप उसे देख ही नहीं पाओगे, है ना। लेकिन जब हम धूप में खड़े होते हैं, धूप में हम खड़े हैं, तो आपको इजीली दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ रोशनी है, रोशनी में तो सब दिखाई देता है। तो गैसे ग्रैनम और गैसे गोरा, गोरे हम कब दिखते हैं, या हम कब देख पाते हैं चीज़ों को? जब बहुत ज़्यादा प्रकाश हो, है ना। तो प्रकाश में आप लोग चीज़ों को देख पाते हो, तो इसका मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रैनम में होती है। और मैम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अंधेरे वाली अभिक्रिया है, अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? आप बताते हो स्ट्रोमा में। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है? वेयर इज लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? आप आंसर ठोक कर आओगे, ग्रैनम में होती है। आपको पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया मीन्स डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? आप स्ट्रोमा ठोक कर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है? डार्क रिएक्शन, यानी कि जब अंधेरा होगा, रात में जो अभिक्रिया चलती है पौधों के अंदर, वो होती है डार्क रिएक्शन, अंधेरे में होती है, तो वो स्ट्रोमा वाले पार्ट में होगी, फिर वो स्ट्रोमा वाले पार्ट में होगी। और यहीं पर स्ट्रोमा वाले पार्ट में आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल यहाँ पर होगा। और क्लोरोफिल के मध्य में भी एक धातु होती है मैग्नीशियम। आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें कौन सी धातु होती है? ये जो क्लोरोफिल है, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर ये क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक में, तो इस क्लोरोफिल के अंदर एक धातु होती है मैग्नीशियम धातु। तो ये भी पूछा जाता है कि मैग्नीशियम धातु कहाँ होती है? तो क्लोरोफिल में होती है, ये भी याद रखना, ठीक है, क्लियर। चलो तो भाई आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मैंने कहा था देखो, फिर भी आपका चैप्टर आज कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। अब आज हमने बात करी है किसके बारे में? हरित लवक के बारे में, क्लियर। हरित लवक के पास भी खुद का डीएनए होता है, इस बात को मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया वाले चैप्टर में। तो ये जो हरित लवक होता है ना, इसके पास भी क्या होता है प्यारे बच्चे? डीएनए होता है खुद का। तो ये भी अपना डीएनए रखता है, इसके अंदर भी आपको डीएनए देखने को मिलता है, इसके पास भी उसका खुद का डीएनए होता है, इसके पास भी स्वयं का डीएनए होता है इसके पास, ठीक है। तो अब कोशिका के अंदर 3 जगह हो गई जहाँ डीएनए होता है। आपका केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये हरित लवक हो गया, इनके पास डीएनए होता है, ठीक है। अब हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं बाकी के ये जो 3 बचे हुए हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। समझ में आ गई? सही तो है भैया। क्लोरोफिल कहाँ लिखा हुआ है? क्लोरोफिल सही तो है प्यारे बच्चे, क्लोरोफिल जो हमने लिख रखा है, ठीक है, क्लोरोफिल सही तो है। चलो क्लियर। चलो तो अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे बाकी की चीजें। आज के लिए इतना ही काफी, वरना स्टोरेज तुम्हारा ओवर हो जाएगा और चीजें फिर समझ भी नहीं आएंगी आप लोगों को। तो आपने जो आज फैक्ट पढ़े हैं उनको रिवाइज करेंगे, और कल हमारा टॉपिक जो है वो उम्मीद है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल ही शुरू हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे और कल ही हमारा टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक। तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही मेहनत करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।